उसका नाम रुचि था। लंबा शरीर, नीली आँखें और साँचे में ढला हुआ शरीर। चेहरे का रंग तो ऐसा जैसे मैदे में सिंदूर मिला दिया गया हो। रुचि को भारत की संस्कृति से बहुत प्यार था और इसलिए उसने अमेरिका में रहते हुए भी हिंदी भाषा की पढ़ाई की थी और हिंदी बोलना भी सीखा। वह उदयपुर के एक छोटे से गाँव में घूमने आई थी। अभी उसकी यात्रा ठीक से शुरू भी नहीं हो पाई थी कि कुछ लोगों ने एक विदेशी महिला को देखकर आदत अनुसार अपनी लार गिरानी शुरू कर दी और रुचि को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पर इससे पहले कि वे अपने इस मकसद में कामयाब हो पाते, एक सजीले से युवक सूरज ने रुचि को उन लड़कों से बचाया और उसके तन को ढकने के लिए अपनी शर्ट उतार कर दे दी। सूरज की मर्दानगी और उदारता से रुचि इतना मोहित हुई कि उसने सूरज से चंद मुलाकातों के बाद ही शादी का प्रस्ताव रख दिया। रुचि पढ़ी लिखी व सुंदर युवती थी, पैसे वाली भी थी, इसलिए सूरज को उससे शादी करने के लिए हाँ कहने में कोई परेशानी नहीं हुई। पर थोड़ा बहुत प्रतिरोध आया भी तो वह सूरज के रिश्तेदारों की तरफ से कि एक विदेशी लड़की से शादी कैसे होगी, न जात की, न पात की और न देश कोष की, इससे कैसे निभ पाएगी। पर सूरज अपना दिल और जवान तो रुचि को दे ही चुका था, इसलिए उसकी ठान को काटने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। पर पीठ पीछे सबने बातें जरूर बनाई। अंग्रेजन बहू की पूरे गांव में चर्चा थी। भाई देखने में तो सुंदर है, पतली नाक और लंबा शरीर। एक ने कहा, कुछ भी कहो यार, पर मुझे तो सारी अंग्रेजन लड़कियों को देखकर तो बस एक ही फीलिंग आती है कि ये सब वैसी वाली फिल्मों की ही हीरोइनें हैं। इस पर सभी जोर के ठहाके लगाते हुए हंसते। उधर औरतों की जमात में भी आजकल बातचीत का मुद्दा रुचि ही थी। सुना है सूरज की बहू मुंह उघाड़ कर घूमती है। पहली औरत बोली, ना जी ना, कोई झूठ न बुलवाए, अभी कल ही उससे मिलकर आई हूँ, बड़ी गुणवान सी लगी मुझे और कल तो उसने घाघरा चोली पहना था और अपने सिर को भी ढकने की कोशिश कर रही थी, पर अभी नई नई है न, इसलिए पल्लू बार बार खिसक जा रहा था। दूसरी औरत ने कहा, पर जरा यह तो बताओ कि दोनों के बीच बातचीत किस भाषा में होती होगी, सूरज इंग्लिश सीखे या फिर अंग्रेजन बहू को हिंदी सिखानी पड़ेगी। तीसरी औरत ने कहा, और उनकी बात सच ही साबित हुई। रुचि को नया काम सीखने का इतना चाव था कि काफ़ी हद तक घर का काम काज भी सीखने लगी थी। रुचि के गांव में आने से जवान तो जवान बल्कि बूढ़े भी उसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे और आहें भरा करते थे। कुछ युवक तो रुचि की एक झलक पाने के लिए सूरज से बहाने से मिलने भी आ धमकते। रुचि के सास ससुर को शुरुआत में तो अपनी विलायती बहू के साथ आंकड़ा बैठाने में समस्या हुई, पर मन से न सही ऊपर मन से ही सास रुचि को मानने का नाटक करने ही लगी थी। दूसरों की क्या कही जाए, सूरज का चचेरा भाई भोला भी अपनी रिश्ते की भाभी पर बुरी नज़र लगाए हुए था। सूरज और भोला का घर एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर था, इसलिए भोला दिन में कई बार आता और बहाने से रुचि के आसपास मंडराता। ऐसा करने के पीछे भी उसकी यही मानसिकता थी कि अंग्रेजन तो कई मर्दों के साथ रह लेती है और इसके लिए पति बदलना मानो चादर बदलना होता है। क्या पता कब दांव लग जाए और अपने पति की गैर मौजूदगी में कब रुचि का मूड बन जाए और भोला को उसके साथ समय बिताने का मौका मिल जाए। पर रुचि बेचारी इन सब बातों से अनजान भारत में ही रहकर यहाँ के लोगों को समझ रही थी और रीति रिवाज सीख रही थी। इस सीखने में एक बड़ी बाधा तब आई जब रुचि को माहवारी चक्र से गुजरना था। रुचि ने पढ़ रखा था कि इन दिनों में गांव में बहुत ही नियमों का पालन किया जाता है, इसलिए उसने इस बारे में अपनी सास को बता दिया। रुचि की सास ने उसे कुछ हिदायतें दी और यह भी बताया कि अभी वे लोग पास के गांव में एक समारोह में जा रहे हैं और क्योंकि उसे अभी किचन में प्रवेश नहीं करना है, इसलिए सासू माँ ने उसे बाहर ही नाश्ता भी दे दिया और घर के लोग चले गए। रुचि घर में अकेली रह गई। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। नाश्ता शुरू करने से पहले रुचि की चाय ठंडी हो गई थी और चाय को गर्म करने के लिए उसे किचन में जाना था। सासू माँ तो किचन में जाने को मना कर गई है। कोई बात नहीं, बाहर से किसी बच्चे को बुलाकर उसे किचन में भेजकर चाय गर्म करवा लेती हूँ। ऐसा सोचकर रुचि ने दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर झाँका तो सामने ही आस पड़ोस के कुछ किशोर लड़के बैठे बैठे गाना सुन रहे थे। भैया जी जरा इधर आना तो,
मेरा एक छोटा सा काम कर देना। रुचि ने एक लड़के को उंगली से इशारा करके बुलाया और खुद अंदर चली गई। रुचि घर में अकेली है, यह उन बाहर बैठे हुए लड़के को पता था। हालांकि रुचि की नज़र में वे लड़के अभी बच्चे ही थे, पर उसे क्या पता था कि ये बच्चे उसके बारे में क्या सोचे बैठे हैं। अबे भाई, तेरी तो लॉटरी लग गई। बिलायती तितली घर में अकेली है और तुझे इशारे से बुला रही है। जा मजे लूट। हाँ, एक काम जरूर करना दोस्त, उसकी वीडियो जरूर बना लेना। एक ने कहा। मन में ढेर सारी कामुक कल्पनाएं लेकर वह किशोर लड़का अंदर आया तो रुचि ने निश्चल भाव से उससे चाय गरम कर देने को कहा। लड़का मन ही मन खुश हुआ और उसने सोचा कि ये तो हसीनाओं के अंदाज होते हैं। उसने चाय गरम करके रुचि को प्याली पकड़ाई और उसकी उंगलियों को छूने का उपक्रम करते हुए उसके सीने को जोर से भींच लिया। इस बदतमीजी से रुचि चौंक उठी और गुस्से में भर उठी। एक जोरदार तमाचा उसने उस लड़के के गाल पर रसीद दिए। गाल सहलाता रह गया वह लड़का, मगर फिर भी रुचि से जबरदस्ती करने लगा। रुचि ने उसे धक्का दे दिया। तभी इतने में सूरज खेतों पर से वापस आ गया। रुचि जाकर उससे लिपट गई और कहने लगी कि यह लड़का उसे छेड़ रहा है। इससे पहले कि सारा माजरा सूरज की समझ में आ पाता, नीचे गिरा हुआ लड़का जोर से रुचि की तरफ मुंह करके चिल्लाने लगा। पहले तो इशारे से बुलवाती हो और जब कोई पीछे से आ जाता है तो छेड़ने का आरोप लगाती हो। अरे वाह रे त्रिया चरित्र, वह लड़का चीखते हुए बोला। सूरज, इसका भरोसा नहीं करना, यह गंदी नीयत डाल रहा था मुझ पर। मेरा भरोसा करो। रुचि की बात पर सूरज को पूरा भरोसा था, इसलिए उसने तुरंत ही उस लड़के के कॉलर पकड़े और धक्का देते हुए दरवाजे तक ले आया। तब तक घर के बाहर उसके पड़ोसियों की भीड़ जमा होते देखकर उसने खुद ही मामला रफा दफा कर दिया और उस लड़के को डांट कर भगा दिया। उस दिन की घटना के बारे में भले ही लोग पीठ पीछे बातें करते रहे, पर सामने कोई कुछ नहीं कह सका। यह पहली दफा था जब रुचि को गांव में शादी करके आना खटक रहा था। वह इस घटना से अंदर तक हिल गई थी, पर जब रात को सूरज ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और जी भरकर प्यार किया तो उसके मन का भारीपन थोड़ा कम हुआ। एक दिन सूरज किसी काम से शहर गया हुआ था। तब मौका देखकर भोला रुचि की सास के पास आया और आवाज में लाचारी भरकर बोला, ताई जी, दरअसल बात यह है कि आपकी बहू की तबीयत अचानक खराब हो गई है और मुझे शाम होने से पहले शहर जाकर दवाई लानी है और अब आने जाने का कोई साधन नहीं है जो मुझे शाम से पहले शहर पहुंचा दे। हाँ तो उसमें क्या है भोला, तू सूरज की गाड़ी लेकर चला जा, खाली ही तो खड़ी है। रुचि की सास ने कहा। हाँ सो तो है ताई जी, पर आप तो जानती हो कि मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता। अगर आप इजाज़त दो तो मैं भाभी को अपने साथ लिए जाऊँ, वे तो गाड़ी चला ही लेती हैं। हम बस यूँ जाएंगे और यूँ आएंगे। भोला की बात सुनकर रुचि की सास हिचकी, पर उसने इतनी लाचारी से यह बात कही थी कि वह चाहकर भी मना नहीं कर पाई। अरे बहू, जरा गाड़ी निकाल कर भोला के साथ चली जा, शहर से कोई दवा लानी है इसे। रुचि की सास ने कहा। जी माँ जी, चली जाती हूँ। और सुन, जरा धीरे गाड़ी चलाना, यह गांव है हमारा, तेरा विदेश नहीं। सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। रुचि को क्या पता था कि भोला की नीयत में खोट है। उसने गाड़ी निकाली और भोला कृतज्ञता से हाथ जोड़कर बैठ गया। रुचि ने गाड़ी बढ़ा दी। गांव से कुछ दूर निकल आने के बाद एक सुनसान जगह पर भोला दांत चियारते हुए बोला, भाभी थोड़ा गाड़ी रोको, जरा एक नंबर कर आए। गाड़ी रुकी तो भोला झाड़ियों के पीछे चला गया और उसके जाते ही भोला के दो दोस्त कहीं से आ गए और भोला से बातचीत करने लगे और बातें करते करते गाड़ी में बैठ गए। इससे पहले कि रुचि कुछ समझ पाती, भोला ने उसका मुंह तेजी से दबा दिया और एक दोस्त ने रुचि के हाथ को रस्सी से बांध दिया और भोला गाड़ी के अंदर ही रुचि के कपड़े फाड़ने लगा। रुचि अब तक उन लोगों की गंदी नीयत समझ गई थी। उसके हाथ जरूर बंधे हुए थे, पर पैर अभी मुक्त थे। उसने एक जोर की लात भोला को मारी। दर्द से बिलबिला उठा था भोला। इस दौरान उसके एक दोस्त ने रुचि के पैरों को भी रस्सी से बांध दिया और एक दरिंदा की तरह भोला टूट पड़ा रुचि पर। रिश्ते की मर्यादा को भी उसने तार तार कर दिया था। उसके बाद उसके दोनों दोस्तों ने भी रुचि के साथ गलत काम किया। चीख भी नहीं सकी थी वह। उसके बाद उसके हाथ पैरों को खोल दिया
उन लोगों ने जब रुचि की चेतना लौटी तो अंग-अंग दर्द कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, पुलिस में रिपोर्ट करे या अपना जीवन ही खत्म कर दे। पर भला वह जीवन को क्यों खत्म करे? आखिर उसने क्या गलत काम किया है? बस इतना कि किसी झूठ बोलकर सहायता माँगने वाले की सहायता की है और फिर किसी के चेहरे को देखकर उसकी नीयत का अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता है ना? अगर मैं इसी तरह मर गई तो सूरज क्या सोचेगा? परेशान रुचि ने पहले यह बात सूरज को बताने के लिए सोची और उसके बाद ही कोई फैसला लेने का मन बनाया। रुचि किसी तरह घर वापस पहुंची तो सूरज वहां पहले से ही बैठा हुआ उसकी राह देख रहा था। रुचि सूरज से लिपट गई और रोने लगी। क्या हुआ रुचि? तुम्हारे बदन पर इतने निशान कैसे आए? क्या कोई दुर्घटना हुई है तुम्हारे साथ? सूरज ने रुचि के हाथों और चेहरे को देखते हुए कहा, हाँ, दुर्घटना ही तो हुई है। ऐसी दुर्घटना जिसके घाव मेरे जिस्म पर ही नहीं आत्मा पर भी पहुँचे हैं। पर हुआ क्या है? सब्र का बांध टूट रहा था सूरज का। भोला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ बलात्कार किया है। बिलख पड़ी थी रुचि। क्या उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? मैं भोला को ऐसी सजा दूंगा कि उसकी पूछते भी कांप उठेगी। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सूरज ने रिवॉल्वर पर मुट्ठी कसी, कुछ कदम तेजी से बढ़ाए और फिर अचानक रुचि की तरफ पलटा और बोला, वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आती कि जब से मैंने तुम्हें जाना है तब से तुम्हारे साथ कोई न कोई छेड़छाड़ होती ही रहती है। कहीं कोई तुम्हें देखकर घर में घुसता है और कहीं कोई तुम्हारे साथ गलत करता है। आखिर अपनी गाड़ी चलाकर तुम क्यों गई थी भोला को लेकर? सवाल तो तुम पर भी उठ सकते हैं ना? सूरज के मुंह से निकले ये शब्द उसे बाणों की तरह लग रहे थे। कुछ भी न कह सकी रुचि। आंसुओं में टूट गई थी वह और अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। अगले दिन रुचि पूरे घर में कहीं नहीं थी। उसके बिस्तर पर एक कागज रखा जरूर मिला। कागज में लिखा था, मेरे सूरज, मैं जब से भारत आई सबने मेरी देह को ही देखा और सबने मेरी देह को ही भोगना चाहा। कहीं किसी ने कूहनी मारी तो किसी ने पीछे से धक्का मारा। तुम्हारी आंखों में पहली बार मुझे सच्चा प्रेम दिखा तो मैंने तुमसे ब्याह रचाया। पर अब मुझ पर तुम्हारा विश्वास भी डगमगा रहा है। माना कि मैं यहाँ के लिए विदेशी हूँ, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं सबके साथ। क्या सब लोग मुझे एक भोग की चीज़ भर समझते हैं? मेरे जाने के बाद मुझे ढूँढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। मैं तो यहाँ की संस्कृति के बारे में जानने और समझने आई थी, पर अब मन भर गया है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब